Welcome to LDL 13, probably the last lecture for explaining the theory of this chapter. Topic 10.7 for the today's lecture has polyhalogen compounds. लास्ट लेक्चर हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे हेलोएरीन्स के लिए. आज हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर है पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड्स में, जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज या उनके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट है. दोज कंपाउंड हैविंग मोर देन वन हेलोजन एटम दे आर कॉल्ड पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड्स. और कुछ पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड्स के बारे में ये टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. डाइक्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरोमीथेन कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, उसके बाद आयोडोफॉर्म है, देन वी हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन, इसके अलावा है डीडीटी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन एटसेट्रा एटसेट्रा. सो विल स्टार्ट द टॉपिक कॉल्ड पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड. दिस टॉपिक इज फुल ऑफ थियरी, कुछ थियरी टॉपिक है इसके अंदर. सो हमारे पास एक वॉलंटियर है जो हेल्प करेंगे टू रीड आउट द टॉपिक गिवन इन अ टेक्स्ट बुक. लेट्स बिगिन. Polyhalogen compounds. Carbon compounds containing more than one halogen atom are usually referred to as polyhalogen compounds. More than one halogen. Those carbon compound possesses more than one halogen. They are referred as polyhalogenated compounds. Many of these compounds are useful in industry and agriculture. Some polyhalogen compounds are described in this section. 10.7.1 Dichloromethane. We have dichloromethane as the first polyhalogenated compound. CH2Cl2. देख सकते हो मीथेन CH4 में से दो हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है with the chlorine called dichloromethane as one of the polyhalogenated compound. Dichloromethane is widely used as a solvent as a paint remover. Used as solvent. As a paint remover. As paint remover. पेंट को रिमूव करने के लिए पेंट रिमूवर के तौर पर डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल होता है. As a propellant in aerosols. Propellant in aerosol. Aerosols जो स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको एरोसॉल्स कहते हैं. उसको प्रोपेल करने के लिए, प्रोपेल मतलब उसको बाहर निकालने के लिए प्रोपेलेंट चाहिए, और वो प्रोपेलेंट के तौर पर एरोसॉल्स के अंदर भी डाइक्लोरोमीथेन होता है. And as a process solvent in the manufacture of drugs. Process solvent in manufacturing of drugs. Drugs मतलब medicines. Medicines के manufacturing में भी इसका इस्तेमाल होता है. It is used as a metal cleaning and finishing solvent. Metal cleaning and finishing solvent. मेटल को क्लीन करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम. मेटल की सरफेस को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए. It also harms the human nervous system. It harms human Central nervous system. CNS, Central Nervous System, और ब्रेन System. जो है उसमें जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स पर ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. इसलिए इसका इनहेलेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि कभी कभी फैटल भी प्रूव हो सकता है. Exposure to lower levels of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and एक्सपोजर vision. टू लोअर लेवल मतलब कम प्रोपोर्शन में अगर इसका एक्सपोजर हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Impaired hearing and vision. इम्पेयर्ड Hearing and vision. हियरिंग एंड विजन. भाई थोड़ा सुनाई देना और दिखाई देना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसके सामने आए, ज्यादा एक्सपोजर में रहे तो. Higher levels of methylene chloride अगर हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर है, In हाई air. लेवल इन एयर तो causes dizziness, nausea, numbness, tingling, नाउसिया क्रिएट होता है, डिजीनेस होती है, tingling टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है. in fingers and toes. Numbness in इन fingers and toes. नमनेस, नमनेस इन फिंगर And toes. एंड नोज. मतलब आपको आपकी फिंगर्स जो है वो फील होना बंद हो जाएगी, नम हो जाएंगे. ये ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. न्यूरॉन्स जो इसके साथ हमको जोड़ते हैं उनके ऊपर ये एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. सो ये है
CH2Cl2 dichloromethane. In humans, direct skin contact with methylene chloride causes intense burning and mild redness of the skin. In human, direct contact With methylene chloride, with CH2Cl2 cause burning and mild redness. burning and mild Redness of the skin. redness of skin. Direct contact with the eyes can burn cornea. Cornea. If direct contact with eyes established, it burns Cornea. कॉर्निया. कॉर्निया को बर्न कर सकती है, आंखें चली जा सकती है, विजन खत्म हो जाएगा. So here we conclude the first polyhydrogen compound CH2Cl2. ये उसके कुछ important points है. Used as a solvent and paint remover, propellant in aerosol process, solvent in manufacturing of drugs, metal cleaning and finishing solvent, harmful for a human central nervous system, exposure to lower level or in air, it creates impart or haziness in vision and hearing. High level in air creates numbness, nausea, etc. ह्यूमन के डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आते ही उसको बर्न कर सकता है या माइल्ड रेडनेस क्रिएट हो सकती है उसकी स्किन के ऊपर. और आई डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ कॉर्निया विल बर्न द कॉर्निया. द नेक्स्ट polyhydrogen compound is chloroform having formula CHCl3 called trichloromethane. Next is trichloromethane. CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन. जानती है ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो हमारा एनेस्थेटिक था, पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब उसका बेटर अल्टरनेटिव ढूंढ लिया गया है. पहले एनेस्थेसिया के तौर पर क्लोरोफॉर्म ही यूज करते थे, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है वो एयर के कांटेक्ट में आते ही फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पॉइजनस है, इट में प्रूव फेटल, और इसीलिए इसका बेहतर अल्टरनेटिव अभी हम यूज कर रहे हैं. बट स्टिल is an important material. Let's see importance of chloroform. Topic 10.7.2 Trichloromethane. Chemically, chloroform is employed as a solvent for fats, alkaloids, iodine, and other Solvent substances. for fat, Alkaloids, alkaloids, iodine, and other substances. other substances. ये एक बेहतर सॉल्वेंट है ये सारे मटेरियल को डिसॉल्व करने के लिए. The major use of chloroform today is in the production of Freon refrigerant R22. Major use in preparation of Freon refrigerant, फ्रियॉन, जिसको रेफ्रिजरेंट्स कहते हैं. हम जानते हैं कि जो कॉम्प्रेसर आता है उसमें जो गैसेस होती है, कूलिंग गैसेस, एसीज या रेफ्रिजरेटर के अंदर, उनको फ्रियॉन्स कहते हैं. उनके प्रिपरेशन के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है. it was once used as a general anesthetic in surgery. As I mentioned, once used as general anesthetic in surgery. हम जानते हैं सर्जरी के दौरान उसका एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन थोड़ा ये रिस्की है. Let's see. But was replaced by less toxic, Correct. Less toxic substance such as ether. replaced by ether. पहले इसका इस्तेमाल होता था, अब ईथर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लेस टॉक्सिक है. As might be expected from its use as an anesthetic, inhaling chloroform vapors depress the central nervous system. Inhaling chloroform depress The central nervous nervous system. Breathing about 900 parts of chloroform per million parts of air 900 ppm for a short time can cause dizziness, fatigue, short time can cause dizziness, can cause dizziness, fatigue, fatigue, and headache. headache may occur. Chronic chloroform may cause damage to the liver. Chronic chloroform मतलब अगर बॉडी के अंदर चला जाए, chronic फॉर्म में क्लोरोफॉर्म, then chloroform
may cause damage to liver and to the kidneys, and some people develop sores when the skin is immersed in chloroform. Sores also can produce जब स्किन जो है उस पर क्लोरोफॉर्म गिर जाती है तो भी. Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light. In presence of light. Most important, light की presence में ये air में oxidize हो जाता है. Then to an extremely poisonous gas, carbonyl chloride. Poisonous gas, carbonyl chloride, COCl2 called phosgene. Phosgene is carbonyl chloride. ये extremely poisonous gas है और इसीलिए उसका जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो एयर के कांटेक्ट में आते ही इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट में कन्वर्ट इनटू द फॉस्जीन, और फॉस्जीन को इनहेल करने के बाद वो पॉइजनस है, वो बॉडी के अंदर एंटर होने से ही डेथ हो सकती है. सो इसीलिए क्लोरोफॉर्म का एज जनरल एनेस्थेटिक इस्तेमाल बंद कर दिया गया है. It is also therefore stored in closed dark. और इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा क्लोज और डार्क बॉटल में रखा जाएगा. जब आप लैब में जाओगे तो आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर की बॉटल होगी जो लाइट को एंटर होने नहीं देती है, उसी में क्लोरोफॉर्म को हमेशा स्टोर किया जाता है. It is completely filled so that the air is kept out. और हमेशा क्लोरोफॉर्म की बॉटल कंप्लीटली फिल्ड रखी जाती है, जिसकी वजह से एयर उसमें एंटर ना हो, एयर एंटर ना हो. सो हियर वी कंक्लूड द टॉपिक trichloromethane called chloroform, CHCl3 as one of the polyhalogenated compound. The next is I think iodoform. We are having in our text triiodomethane or iodoform. Chloroform has a molecular formula CHCl3. Iodoform has a molecular formula CHI3. It's a CHI3. CHI3 called iodoform. Topic 10.7.3 triiodomethane or iodoform. It was used earlier as an antiseptic, but the antiseptic properties Used earlier as an antiseptic. But the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine and not due to Antiseptic, but this property are due to the liberation of free iodine. are due to liberation of free iodine. भाई आयोडीन जब फ्री हो जाता है तो ही वो एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज हो रहा है. तो आयोडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक के तौर पर पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब उसका एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता नहीं है. And not by iodoform itself. Due to its objectionable smell, it has been replaced by other formulations containing iodine. ऑब्जेक्शनेबल स्मेल एक तो फ्री आयोडीन की वजह से ही है, तो नॉट नेसेसरी दैट वी आर यूजिंग आयोडोफॉर्म, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल आती है, अच्छी स्मेल होती नहीं है. तो इसीलिए अगर एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आयोडीन कंटेनिंग दूसरे कंपाउंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सो इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर कंपाउंड कंटेनिंग आयोडीन. इतनी इंफॉर्मेशन हमारी आयोडोफॉर्म के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में है. सो इट कंक्लूड टॉपिक 10.7.3. नेक्स्ट टॉपिक इज 10.7.4. Tetrachloro. It contains tetrachloromethane called CCl4, carbon tetrachloride, which is also known as pyrene. कमर्शियली इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है. CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज कमर्शियली नोन एज पायरीन. हमने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है. इट्स यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. इसका फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. It is produced in large quantities for the use in the manufacture of refrigerants. Produced in large quantities for Manufacture of refrigerants and propellants. manufacturing of refrigerants मतलब freons and propellants. अगर हमको propellants और refrigerants बनाने हैं, freons बनाने हैं, then we need carbon tetrachloride as a basic material. It is also used as a feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons. In synthesis of
CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन के सिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल होता है एज अ रिएजेंट, एज अ मटीरियल and other chemicals and general solvent use. Until the mid 1960s, it was only widely used as cleaning fluid, both in industry and as a degreasing agent, and in the home as a spot widely remover. used as Cleaning fluid, cleaning fluid, degreasing agent, cleaning fluid and degreasing agent, degreasing agent in home as well as industry. in home as well as इंडस्ट्री और होम दोनों जगह इनका क्लींजिंग एजेंट के तौर पर या डीग्रीजिंग एजेंट, जिसमें से ग्रीस को रिमूव करना हो तो डीग्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. It was also used as spot remover and as a fire extinguisher. Also used as Spot remover. स्पॉट रिमूवर, कहीं पर कोई धब्बा लग जाता है तो स्पॉट रिमूवर के तौर पर, एंड ऑल्सो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. As I mentioned, pyrene, chemically known as pyrene. There is some evidence that exposure to carbon tetrachloride causes liver cancer in humans. Exposure to CCl4 for a long period cause Liver cancer in humans. liver cancer in humans. भाई ह्यूमन के अंदर इसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है. The most common effects are dizziness, डिजीनेस हो सकती है इसकी वजह से, light headedness, लाइट हेडेकनेस, थोड़ा सरदर्द वगैरह रहता nausea है, and vomiting, नौसिया, वॉमिटिंग, वो तो हमने देखा है पहले भी. which can cause permanent damage to the nerve cells. मे बी उसकी वजह से नर्व सेल परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, मतलब हमारा जो सोचने का जो धीरे धीरे ब्रेन वगैरह जो है वो काम करना बंद कर देता है. In severe cases, these effects can lead rapidly to stupor, coma, unconsciousness, सुपर or कोमा, death. बंदा कोमे में चला जा सकता है, अनकॉन्शियस, और सबसे हालत खराब मतलब डेथ भी हो सकती है. Exposure to CCl4 can make the heart beat irregular or stop. हार्ट बीट मेक Irregular heart or beat stop. irregular or it can stop. The chemical may irritate the eyes on contact. आंखों को इरिटेट कर सकती है अगर आंखों में ये चला जाए तो. When CCl4 is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Depletion of the ozone layer is believed to increase human exposure to ultraviolet rays. बट ऑब्वियस है, हम जानते ही है जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है तो यूवी रेज जो है उसकी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो ह्यूमंस तक पहुंच जाती है. तो CCl4 का एक्सपोजर टू एयर जो है वो लेयर को डिप्लेट करता है. It leads to increased skin cancer, eye disease and disorders and possible disruption of the immune system. इम्यून सिस्टम को भी खराब कर सकता है हमारी. Here we conclude the polygenetic compound 4 called CCl4 in form of carbon tetrachloride. The next compound that we'll discuss in 10.7.5 is Freons. freons, chlorofluorocarbon. हम जो यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर, उनके कंप्रेसर के अंदर जो फ्रीजिंग एजेंट्स हमारे पास है वो है फ्रीऑन्स. फ्रीऑन्स अवेलेबल इन डिफरेंट सीरीज कॉल्ड फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 22, फ्रीऑन 12, 21 एटसेट्रा. ये फ्रीऑन्स जो है उनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं. इसका मतलब दे कंटेन्स क्लोरीन, फ्लोरीन in a carbonic compound. It's a 10.7.5 CFC, chlorofluorocarbons, freons. Topic 10.7.5 Freons. The chlorofluorocarbon compounds of methane and ethane are collectively known as freons. Methane And ethane compound collectively known as freons. freons. They are extremely stable stable compound. इनका Unreactive. स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है एंड unreactive, non-toxic, non-corrosive, non-corrosive भी नहीं है, and
easily liquefiable gases. And they get easily liquefiable gas. ये यूज में बहुत इजी है क्योंकि ये इजीली लिक्विफाई हो सकता है, इसलिए उसको कंप्रेस करके कंप्रेसर में भर दिया जाता है. एक्सट्रीमली स्टेबल है, ये कभी डिकम्पोज नहीं होता. अनरिएक्टिव है, काम नहीं करता. हाँ, नॉन टॉक्सिक भी है, नॉन कोरोसिव भी है, लेकिन ये हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन लेयर के डेप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए ये हार्मफुल है. Indirect harmful effects it possesses. Freon 12 is one of the most common freons in industrial Freon 12 most common in industrial use. common in industrial use. It was manufactured from tetrafluoromethane CCl4 by Schwartz reaction. by Schwartz reaction. Schwartz Reaction. Schwartz reaction हम जानते हैं. Schwartz reaction is a method for the preparation of haloalkane by halogen exchange method. You know that. So यहाँ पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा फ्लोरीन से. हम जानते हैं कि हमेशा फ्लोराइड प्रोडक्ट बनती है. सो सारे जो टेट्रावेलेंसी है कार्बन की, चारों चार क्लोरीन से जुड़ी हुई है, उसमें से कुछ क्लोरीन को हम रिमूव करेंगे और उसके बदले फ्लोरीन ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. एट प्रेजेंट दे आर ओनली क्लोरोकार्बन, बट बाय रिमूवल क्लोरीन वी ऐड फ्लोरीन टू गेट अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC. These are usually produced for aerosol propellants. Produced for Aerosol propellants, refrigeration, refrigerants and air conditioning and purposes. air conditioning purposes. उसके लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है जनरली. By 1974, total freon production in the world was about 2 billion pounds. 1974 The total freon production billion pound annually. प्रोडक्शन एन्युअली, मतलब एन्युअली 2 बिलियन पाउंड का ये बिजनेस करता है, प्रोडक्शन ऑफ CFC. Most freon, even that used in refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. हम जानते ही है, भले इसका रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, पर फिर भी एनी हाउ वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होने के बाद वहां पर ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जाके. In stratosphere, freon is able to initiate radical chain reactions that can upset the natural ozone balance. ओजोन बैलेंस, ओजोन लेयर का डेप्लेशन इसी से शुरू होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से. Here we conclude the topic 10.7.5 containing the CFC as a chlorofluorocarbon freons. The next topic 10.7.6 contains another polyhalogen compound in form of a DDT called diphenyl trichloroethane, DDT. Before discussing the points related to the DDT, we'll discuss the structure of DDT first. Diphenyl trichloroethane. पहले आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो समझ लें. इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ DDT जिसमें दो क्लोरीन ग्रुप दो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, दो कार्बन की चेन है कॉल्ड इथेन. ये कार्बन के साथ दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और ये दो बेंजीन रिंग के साथ दो क्लोरीन है. अगर मैं ये पोजीशन को P तो ये पोजीशन को P डैश मेंशन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं P डैश, दैट मींस पैरा और पैरा डैश पोजीशन पर डाइक्लोरो P डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल जो बेंजीन रिंग है उसको फिनाइल कहते हैं. सो इट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल. देन वी हैव 3 chlorines on a carbon called trichloro and 2 carbon chain is called ethane. So it's a form of, also name of a DDT called
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT. DDT, the first chlorinated organic insecticides. It's a first insecticide called chlorinated insecticide. मतलब क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड पर सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था DDT का इंसेक्टिसाइड के तौर पर. It was not until 1939 that Paul Muller of Gießen in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as an insecticide. पॉल मुलर ने सबसे पहले DDT का एज एन इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था. उसने ढूंढ निकाला कि DDT को एज एन इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी एक प्रॉपर्टी है टू किल इंसेक्ट्स. Paul Muller was awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology in 1948 for this discovery. The use of DDT increased enormously on a worldwide basis after World War II. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद DDT का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड होने लगा. उसका इंक्रीजिवली यूज होने लगा DDT का आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. Primarily because of its effectiveness against the mosquito that spreads malaria and lice that carry typhus. However, problems related to extensive use of DDT began to appear in the late 1940s. 1940s के अंदर बाद में पता चला कि एक्सटेंसिव यूज जो DDT का होने लगा था उसकी बहुत सी एडवर्स इफेक्ट बाद में समझ में आई. पहले तो उसको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था जैसे इंसेक्टिसाइड टू किल द फ्लाइज एंड मस्कीटोज वो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया एक्सेट्रा लाइक डिसीजेस. लेकिन बाद में पता चला कि इसकी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ कंट्रीज अब बंद कर चुके हैं. Many species of insects develop resistance to DDT, and it was also discovered to have a high toxicity towards fish. The chemical stability of DDT and its fat solubility compound the problem. प्रॉब्लम ये है कि बहुत से मस्कीटोज बहुत से जो ऐसे इंसेक्ट्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया है. लेकिन DDT जो है वो फिशेस के लिए बहुत नुकसान पहुंचाती है. इसके अलावा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी अब एंटर हो चुकी है थ्रू इट्स फूड और इसलिए वो एडवर्सली अफेक्ट करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है. इसको डिसइंटीग्रेट करना, इसको डिसोसिएट करना, इसका डिफॉर्मेशन करना ये पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई DDT is not metabolized very rapidly by animals. एनिमल्स इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नहीं है. सो इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एनिमल्स. It is deposited and stored in the fatty tissues. If ingestion continues at a steady rate, DDT builds up within the animal over time. The use of DDT was banned in the United States. As I mentioned, बहुत से ऐसे कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ जिन्होंने DDT का इस्तेमाल बंद कर दिया है, पर स्टिल इंडिया के अंदर DDT का इस्तेमाल हो रहा है. Although it is still in use in some parts of the world. Thank you. Here we conclude the lecture LDL 13, which contains the last theory topic called polyhalogenated compounds. शायद आपने सारे लेक्चर्स ठीक से देखे ही होंगे और ये 13 लेक्चर्स की जो सीक्वेंस है उसके थ्रू ये चैप्टर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की गई है. अगर आपने कुछ लेक्चर्स इसमें से मिस किए हैं या एक दो बार और फिर से देखना चाहते हैं देन गो थ्रू इट. आप उसको ठीक से समझे क्योंकि अब ये चैप्टर की टेस्ट अनाउंस हो रही है. नेक्स्ट 1 और 2 डेज में आपको इसकी टेस्ट मतलब देने पड़ेंगे. साथ में ही नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत समझाएंगे जो इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो चुके हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. साथ में आपको नोट्स दी गई है, गो थ्रू इट, अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर करें और बार बार ये लेक्चर्स का इस्तेमाल करें टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. थैंक यू.